नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी की साजिश के दावे से एक बार फिर वह सवाल लौट आया है कि कब तक जनता के बीच विपक्ष से लड़ने के बजाय उसे जेल के नाम पर डराया जाता रहेगा। बार बार प्रधानमंत्री मोदी यही कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है, लेकिन यहां तो मनमानी चलती नजर आ रही है। कई मामले आ गए हैं जब एजेंसियों ने अवैध रूप से किसी को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। महाराष्ट्र के विपक्ष के तीन नेताओं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल परब को जेल में डालने की योजना के आरोप पर एक्शन लिया ही जाना चाहिए। इसे हवा में खारिज नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और विधायक अनिल देशमुख ने सोहित मिश्रा से एक इंटरव्यू में कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। उनके पास सबूत हैं। सोहित मिश्रा का अपना यूट्यूब चैनल है, सोहित मिश्रा ऑफिशियल। सील एनवेलप देते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने इसमें जो लिखा है उसके बारे में आपको एफिडेविट करके मांगा है। मैं भी चौंक गया, मतलब ये ऐसा क्या ये लिफाफे में ऐसे 4 मुद्दे उन्होंने मुझे टाइप करके एनवेलप में भेजे थे और वो चाहते थे कि मैं उसका एफिडेविट कर दूं। अनिल देशमुख जिंदगी ही मतलब जेल में जाएगा, लेकिन किसी के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगाएगा। आदित्य ठाकरे ने शराब पी और शराब पी के उसने दिशा सैलियन के ऊपर रेप किया और दिशा सैलियन को उसके बालकनी से उसने ढकेल के उसको मार डाला। ये ऐसा झूठा आरोप मैंने आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाना, ऐसा एफिडेविट मैंने करके देना। अनिल देशमुख साहब, आप गृह मंत्री हो, बम्बई महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, उसमें मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप 300 करोड़ रुपए मुझे जमा करके दो। ऐसा झूठा आरोप मैंने उद्धव ठाकरे के ऊपर लगाने का एफिडेविट करके देना। जिस दिन मैंने झूठा एफिडेविट करने से इनकार कर दिया, उसके दूसरे दिन सुबह 6 बजे मेरे यहाँ ईडी की पहली डेट। महाराष्ट्र में अक्टूबर में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले शरद पवार, एनसीपी के विधायक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का यह आरोप अगर राजनीतिक भी है तब भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इसका कारण यह है कि ईडी की कार्रवाई को लेकर कोर्ट के ही फैसले हैं कि यह एजेंसी अवैध रूप से भी गिरफ्तार करती है और कमजोर सबूतों के आधार पर किसी को 5-5 महीने के लिए जेल में डाल सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा है उसके बाद भ्रष्टाचार से लड़ने के मामले में ईडी का कोई नैतिक दावा नहीं रह जाता। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को ईडी ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया था। न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीर पुरकायस को ईडी ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया था। आप इन जांच एजेंसियों की कार्रवाई को आंखें मूंद कर भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं मान सकते, बल्कि इन आरोपों और कोर्ट की टिप्पणियों को देखकर लगता है कि किसी को भी जेल में डालने में इनका इस्तेमाल काफी आसान हो चुका है। केजरीवाल को ईडी से जमानत मिलने वाली होती है तो सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है। अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि उनके पास सारे सबूत हैं और पेन ड्राइव में सुरक्षित हैं। यह मामूली आरोप नहीं है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगे हैं। फडणवीस ने खंडन किया है। अनिल देशमुख शरद पवार गुट के विधायक हैं और उद्धव ठाकरे की सरकार में गृह मंत्री थे। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने आरोप लगा दिया कि तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए की वसूली का दबाव डाला। इस आरोप के बाद से अनिल देशमुख ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और जेल चले गए, जहां 13 महीने बाद जमानत मिली। अदालत की ओर से बार बार बुलाने के बावजूद परमवीर सिंह कभी अदालत में बयान दर्ज कराने नहीं गए, जबकि इनके ही बयान के आधार पर गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख को 13 महीने जेल में रहना पड़ा। अनिल देशमुख ने आरोप लगाया है कि उन पर दबाव डाला जा रहा था कि वे ऐसे हलफनामे पर साइन कर दें जिससे उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया जाए। इसलिए पहले अनिल देशमुख के मामले की जानकारी जरूरी है ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि आरोप कौन लगा रहा है और उसके साथ क्या हुआ। अनिल देशमुख के बारे में हम बताएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इनका मामला काफी हद तक अरविंद केजरीवाल के मामले से भी मिलता है और बहुत हद तक हेमंत सोरेन के मामले से भी।
अनिल देशमुख को नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया। दिसंबर 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत दी। सीबीआई चाहती थी कि किसी तरह जमानत टल जाए। कोर्ट ने सीबीआई को 10 दिन का वक्त दिया, लेकिन उसके बाद साफ साफ कह दिया अब और समय नहीं दिया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एम.एस. कार्निक ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अब विस्तार नहीं मिलेगा। बाद में 27 दिसंबर को हाईकोर्ट में जस्टिस एस.जी. चपलगांवकर की वेकेशन बेंच के सामने जमानत पर स्टे बढ़वाने की मांग करते हुए सीबीआई के वकील ने कहा कि उन्होंने 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की है, लेकिन कोर्ट में अवकाश होने की वजह से सुनवाई की तारीख नहीं मिली है, इसलिए कोर्ट खुलने तक स्टे बढ़ा दिया जाए। देशमुख के वकील अनिकेत निगम ने कहा कि जमानत का आदेश 12 दिसंबर को आया, फिर भी एसएलपी फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने में एजेंसी ने 16 दिसंबर तक का समय लिया, जिससे वहां अवकाश हो जाए और उसी को आधार बनाकर स्टे बढ़वाया जा सके। बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख के वकील के तर्क को सही मानते हुए जमानत पर रोक बढ़ाने से इनकार कर दिया। 28 दिसंबर को देशमुख जमानत पर रिहा हुए। उससे पहले देशमुख को ईडी केस में हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। सीबीआई ने अपनी ओर से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत हो जाने का यह मतलब नहीं कि आप दूसरे मामले में भी जमानत दे दें, पर हाईकोर्ट ने जमानत दी। अक्टूबर महीने में ईडी के पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में देशमुख को जमानत मिली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना था। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की रिहाई को चुनौती देती हुई याचिका को ठुकरा दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की बेंच थी। चीफ जस्टिस ने देशमुख को पीएमएलए के मामले में मिली जमानत का हवाला देते हुए कहा कि हम उस मामले में पहले ही बेल दे चुके हैं, हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं। यह डिटेल बताना जरूरी था। केवल उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी की योजना की राजनीति को समझने के लिए नहीं, बल्कि अनिल देशमुख के मामले में भी कुछ कुछ वही हो रहा है जो अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के मामले में हो रहा है। जेल से बाहर ना आ सके अरविंद केजरीवाल, इसलिए सीबीआई ने केस कर दिया, वह भी तब जब लगा कि ईडी के केस में जमानत मिल सकती है। इस समय केजरीवाल ईडी के केस में जमानत पर हैं, मगर सीबीआई के केस के कारण जेल में हैं। इसलिए अगर अनिल देशमुख किसी दबाव या तिकड़म के आरोप लगाते हैं, दावा करते हैं, तो आप उसे हवा में नहीं उड़ा सकते, गंभीरता से लेना ही पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को किसी तरह फंसाकर जेल में डालने, जेल में रखने की राजनीति इतनी भी आधारहीन नहीं है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोहित मिश्रा को अपने आरोपों और दावों के बारे में विस्तार से बताया है, सुनिए। 3 साल के पहले जब मेरे ऊपर ईडी लगी थी, सीबीआई लगी थी, उस टाइम देवेंद्र फडणवीस जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के बड़े नेता है, उन्होंने एक आदमी मेरे तरफ भेजा। वो आदमी ने मेरी देवेंद्र फडणवीस से बात कर दी। वो आदमी 4-5 बार मेरे पास आया और देवेंद्र फडणवीस से हमेशा मेरी फोन से, उसके फोन से मेरी बातचीत कर देता था। देवेंद्र फडणवीस ने मुझे कई बार बताया कि अनिल देशमुख साहब, आपके केस में कुछ दम नहीं है, हमको मालूम है, हमको आपको मदद करना है। मेरा ठीक है, अच्छी बात है, आपको सब मालूम है, असलियत मालूम है, तो आप मदद कीजिए। फिर एक दिन जब वो आदमी उनका आया और देवेंद्र फडणवीस से उसने मेरी बात करवा दी। देवेंद्र फडणवीस ने उस टाइम मुझे बताया कि मैं कुछ कागजात भेज रहा हूं, आप जरा देख लीजिए। वो आदमी दूसरे दिन मेरे पास एक सील्ड एनवलप लेके आया और सील्ड एनवलप लाने के बाद में मेरे सरकारी निवास स्थान पे वो आया और वहां पे उसने मेरे हाथ में वो सील्ड एनवलप देते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने इसमें जो लिखा है उसके बारे में आपको एफिडेविट करके मांगा है। मैं भी चौंक गया, मतलब ये ऐसा क्या ये लिफाफे में, एनवलप में किसका मैं एफिडेविट करके देना है। मैंने एनवलप को जब फोड़ा और उसमें जब पढ़ा तो उसमें 4 मुद्दे थे कि 4 पॉइंट के ऊपर मुझे एज ए अनिल देशमुख गृह मंत्री करके एफिडेविट करके देना था। पहला मुद्दा ऐसा था कि उद्धव ठाकरे जी के ऊपर मुझे झूठा इल्जाम लगा कि उसका एफिडेविट करके देना था। वो नंबर 1 कि उद्धव ठाकरे ने मुझे उनके सरकारी निवास स्थान पर एज ए गृह मंत्री बुलाया और मुझे कहा कि अनिल देशमुख साहब, आप गृह मंत्री हो, बंबई महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं,
उसमें मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप 300 करोड़ रुपए मुझे जमा करके दो, ऐसा झूठा आरोप मैंने उद्धव ठाकरे के ऊपर लगाने का एफिडेविट करके देना, नंबर 1। नंबर 2, उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, आपको मालूम है सुशांत सिंह जो फिल्म एक्टर थे, उसकी जो केस हुई थी, उसकी जो पीए दिशा सेलियन का जो केस हुआ था, उसके बारे में मुझे बोला गया कि आदित्य ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप लगा, उसके ऊपर एफिडेविट आप करके दो कि आदित्य ठाकरे ने शराब पी और शराब पी के उसने दिशा सेलियन के ऊपर रेप किया और दिशा सेलियन को उसके बालकनी से उसने ढकेल के उसको मार डाला। ये ऐसा झूठा आरोप मैंने आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाना, ऐसा एफिडेविट मैंने करके देना। तीसरा मुद्दा उन्होंने लगाया, उसका बड़ा वो शॉकिंग था कि उस टाइम हमारे जो डिप्टी सीएम थे 3 साल पहले, अजित पवार और उनके पुत्र पार्थ पवार, इनके ऊपर मुझे आरोप लगाने बोला कि ये दोनों ने मुझे, अजित पवार ने उनके दफ्तर में मुझे होम मिनिस्टर बुलाया और अजित पवार ने मुझे बोला कि तुम गृह मंत्री हो, पार्थ के जरिए अपने को गुटखा लॉबी से महाराष्ट्र में पैसा जमा करना है, तो आप गृह मंत्री के नाते पार्थ को पैसा जमा करने में मदद करो, ऐसा मैंने झूठा आरोप अजित पवार के ऊपर लगा। इस प्रकार से चौथा आरोप अनिल पर, ऐसे 4 मुद्दे उन्होंने मुझे टाइप करके एनवलप में भेजे थे और वो चाहते थे कि मैं उसका एफिडेविट कर दूं। मैंने वो पढ़ा और पढ़ने के बाद में उसके आदमी को बोला कि देवेंद्र फडणवीस को फोन लगा, उसने फोन लगाया, तब मैंने देवेंद्र फडणवीस को बोला कि आपने जो 4 मुद्दे भेजे हैं वो मैंने पढ़ा हूं और यह उनको बताया कि मैं इसका एफिडेविट नहीं करके दूंगा। अनिल देशमुख जिंदगी ही मतलब जेल में जाएगा लेकिन किसी के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगाएगा। यह बेहद गंभीर आरोप है। अगर इस तरह से किसी से भी आरोप लगवाकर हलफनामा लेकर किसी को इतने दिनों तक जेल में डाला जाता रहेगा, तब फिर इस देश में कुछ भी नहीं बचेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में आप देख चुके हैं। अगर अनिल देशमुख ने दबाव में आकर एफिडेविट पर दस्तखत कर दिया होता, आरोप लगा दिया होता, तो आज उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जेल में होते, उनके बाद आदित्य ठाकरे भी जेल में होते और एक और मंत्री अनिल परब भी ठीक दिल्ली की तरह यहां होता, जहां अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके 2 मंत्री जेल में हैं। न जाने कितने ही विधायक जेल जाकर आ चुके हैं और उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि अनिल देशमुख के सामने एक एफिडेविट ऐसा भी था जिससे पता चलता है कि अजीत पवार और उनके बेटे को भी गिरफ्तार करने की योजना थी। अनिल देशमुख ने ही ऐसा दावा किया है। यह कितना भयानक है कि एक नेता जेल जाने के डर से बीजेपी के साथ चला जाए, मगर इस मामले में अजीत पवार की किस्मत अच्छी है। पिता पुत्र के जेल भेज देने के डर के कारण वे आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। बस अनिल देशमुख को कथित रूप से उस हलफनामे पर साइन कर देना था जिस पर लिखा था अजीत पवार और उनके बेटे पार्थ पवार ने अनिल देशमुख से गुटखा बनाने वाली कंपनियों से 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए कहा था। जिस दिन मैंने ये झूठे आरोप के बारे में एफिडेविट करने से इनकार कर दिया, उसके दूसरे दिन मेरा सुबह 6 बजे ईडी की पहली रेड हुई। मैंने जिस दिन, मैं फिर से दोहराता हूं, जिस दिन मैंने झूठा एफिडेविट करने से इनकार कर दिया, उसके दूसरे दिन सुबह 6 बजे मेरे यहाँ ईडी की पहली रेड हुई, सीबीआई की उसके बाद मेरी रेड हुई। ऐसी लगातार करीबन 130 रेड मेरे यहाँ करवाए। मेरे यहाँ मेरे परिवार जो थे, मेरे रिश्तेदार थे, हमारे दोस्त थे, हमारे कर्मचारी थे, ऐसे 130 रेड्स मेरे यहाँ करवाए, कुछ नहीं मिला। उसके बाद में उन्होंने मेरे ऊपर जो चार्जशीट दाखिल किया, मैं बताया आपको कि आरोप 100 करोड़ का, हाँ, और अब चार्जशीट दाखिल की 1,70,00,000 की। इस प्रकार का पूरा खेस है। मतलब किस प्रकार की ओछी राजनीति देवेंद्र फडणवीस द्वारा की गई, इसका एक ही मतलब था कि कोई भी हालत से मैं एफिडेविट कर देता। 3 साल पहले उन्होंने बताया वैसा एफिडेविट करके उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार, इनके ऊपर मैं आरोप लगाया रहता, तो 3 साल पहले ही हमारी उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाती। उनका ये पहला प्रयास था हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने का, 3 साल पहले का। मैंने एफिडेविट करने से इनकार कर दिया, करके 3 साल पहले हमारी सरकार नहीं गिरी। उसके बाद में उन्होंने दूसरा प्रयोग एकनाथ शिंदे के ऊपर किया,
तीसरा बिल्कुल। अजीत पवार के ऊपर किया, क्या नतीजा हुआ आपको तो उसका पता है। ये जब एजेंसी के लोग मेरे बेटे के घर में गए तो मेरा बेटा और मेरी बहू बाहर गए थे, हमारी 6 साल की पोती वहां पे घर में थी, उनकी मेड वहां पे थी, और एक जो खाना बनाने वाली एक और जो थी खाना बनाने वाली औरत थी, वो वहां पे थी। एजेंसी के लोग जब वहां पे गए था, घर में कोई नहीं था, तो उन्होंने बोला कि सब बाहर गए। वो बेटी के लिए उन्होंने बाहर से एक आदमी से चॉकलेट बुलाया, एक लेडी कांस्टेबल ने उसको बाजू की रूम में ले जाके उसको चॉकलेट देके उसकी 20-25 मिनट उससे पूछताछ किया। जब वो मेड ने हमारे बेटे को बताया तो बेटे ने उनसे बात किया कि भाई ये छोटी बच्ची को आप कैसे इंट्रोगेट कर सकते, किस प्रकार से पूछताछ कर सकते, तब उसको छोड़ा गया। मतलब छोटी 6 साल की मेरी पोती, उसको भी इन्होंने छोड़ा नहीं। दरअसल इस मुद्दे पर अभी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि रविवार को अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि बीजेपी ने 3 साल पहले अनिल देशमुख पर झूठे एफिडेविट फाइल करने के लिए दबाव बनाया था। बाद में अनिल देशमुख ने यह खबर सही बताई और कहा कि जब उन्होंने ऐसे किसी भी एफिडेविट पर दस्तखत करने से मना किया तो अगले ही दिन से उनके पीछे ईडी और सीबीआई की ओर से जांच शुरू हो गई। इंडिया गठबंधन की रैली में भी अरविंद केजरीवाल ने इस तरफ इशारा कर दिया था। जितने विपक्ष के नेताएं एक एक करके सबको जेल में डाल रहे हैं, कईयों को डाल दिया, और अगर वो जीत गए, भगवान ना करे वो जीते, अगर वो जीत गए, मैं आपको चैलेंज करता हूं अगले चुनाव तक ठाकरे साहब भी जेल में होंगे, खड़गे साहब भी जेल में होंगे, राहुल गांधी भी जेल में होंगे, प्रियंका भी जेल में होगी, केजरीवाल तो है ही जेल में, शरद पवार साहब भी जेल में होंगे, ममता जी भी जेल में होंगी, स्टालिन भी जेल में होंगे, पिनराई विजयन भी जेल में होंगे। इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जवाब दिया है। कहा है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। इसके साथ उन्होंने दावा किया है कि उनके पास ऐसे वीडियो और ऑडियो मौजूद हैं जिसमें अनिल देशमुख उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बारे में अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन राज्य के उप मुख्यमंत्री के पास एक विधायक की रिकॉर्डिंग कहां से आ गई, किसने रिकॉर्ड की? वैसे भी यह मसला यह नहीं कि अनिल देशमुख शरद पवार या उद्धव ठाकरे के बारे में किस तरह से बात करते हैं, श्रद्धा रखते हैं या नहीं रखते हैं। मसला यह है कि क्या अनिल देशमुख को झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया। दूसरा, उन पर दबाव डाला गया कि वे ऐसा झूठ बोलें कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को जेल में डाला जा सके। अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप लागल्यानंतर आमचं सरकार नव्हतं, महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, ती केस मुंबई हायकोर्टाच्या चीफ जस्टिस समोर लागली आणि मुंबई हायकोर्टाच्या चीफ जस्टिस यांनी अनिल देशमुख यांच्या विरुद्ध एफआयआर करायला लावला। त्यांच्या सरकारमध्ये तो एफआयआर झाला, त्यानंतर ते जेलमध्ये गेले आणि ते आता बेलवर बाहेर आहेत, ते काही सुटलेले नाही आहेत। 100 कोटीच्या वसुलीच्या केसमध्ये ते जेलमधनं बेलवर बाहेर आलेले आहेत। मी आज तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो आणि माझं त्यांनाही सांगणं आहे, कारण त्यांच्याच पक्षाच्या लोकांनी त्या काळातल्या त्यांचे काही ऑडिओ व्हिज्युअल्स हे मला आणून दिलेले आहेत। त्यामध्ये ते उद्धव ठाकरेंबद्दल काय बोलतायत, ते पवार साहेबांबद्दल काय बोलतायत, या संपूर्ण जे आरोप आज आमच्यावर लावतायत त्या संदर्भात ते काय बोलतायत, वाझेवर ते काय बोलतायत, या सगळ्या गोष्टी आहेत। माझ्यावर वेळ आली तर मला त्या पब्लिक कराव्या लागतील। अनिल देशमुख ने कहा है कि अगर उनके पास सच में ऐसा कोई ऑडियो विजुअल सबूत है देवेंद्र फडणवीस के पास, जिससे साबित होता है कि देशमुख उद्धव ठाकरे और शरद पवार के खिलाफ अभद्र भाषा में बात कर रहे थे, तो उनको वो सबूत पब्लिक करने चाहिए। उनके पास ऐसे कोई क्लिप नहीं है, वे खुद को बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का जिक्र उन्होंने कल किया कि मेरे पास अनिल देशमुख के खिलाफ में कुछ वीडियो क्लिपिंग्स है, ऑडियो वीडियो जो भी रहे, मेरा जाहिर उनको चैलेंज है कि उन्होंने वीडियो क्लिपिंग जल्द से जल्द जनता के सामने लाना चाहिए। मुझे पता है कोई बड़ी क्लिपिंग नहीं, सिर्फ बयान देने के बारे में
बयान देने के लिए उन्होंने कहा है, ये मुझे पूरा 100% मालूम है। उनके पास वीडियो क्लिपिंग होंगी तो उन्होंने जनता के सामने मेरे खिलाफ का वीडियो क्लिपिंग लाना चाहिए, मेरा उनको चैलेंज। महाराष्ट्र की राजनीति में जेल का बड़ा रोल हो गया है। शिवसेना के एक और नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत को 100 दिनों तक आर्थर रोड जेल में डाल दिया गया। ईडी की विशेष अदालत ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी संजय राउत की जमानत मंजूर की। देखिए, इनके मामले में भी अवैध गिरफ्तारी हुई। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। 7 महीने के बाद जमानत मिली। तो इस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बीजेपी के नेताओं के बयानों और जांच एजेंसियों की हरकतों को आप देखिए, राज्यसभा का सांसद भी बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ता है और यह सब कब तक चलेगा इस देश में? मान्यवर, मैं आपसे आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, इनका बजट पड़ रहा था मान्यवर, जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो। विपक्ष से मुकाबला जनता के बीच नहीं हो रहा, जेल के सहारे किया जा रहा है। इस आरोप को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर अनिल देशमुख कह रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, मगर जांच कौन करेगा? क्या वही एजेंसी जिसके बारे में कोर्ट ही कह चुकी है कि अवैध गिरफ्तारियां करती हैं? जब संपादक और राज्यसभा के सांसद को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है, एक मुख्यमंत्री को कमजोर सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, तब यह साफ है कि भारत की राजनीति में विपक्ष को निपटाने का खेल अब भी जारी है और जारी रहेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।